प्यारे बच्चों, अधिगम आकलन के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं आकलन के उपकरण का। आकलन के उपकरण में हमने आकलन के उपकरण के अर्थ को जाना। आकलन के कौन कौन से उपकरण हैं उनके नाम को हम जाने और अवलोकन विधि का हमने विस्तृत अध्ययन किया। इसके आयामों को जाना और इसके प्रकारों का हमने अध्ययन किया। साक्षात्कार विधि किस तरीके से आकलन के उपकरण के रूप में कार्य करती है, किस प्रकार निर्देशित, अनिर्देशित और समाहार साक्षात्कार किया जाता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। प्रश्नावली विधि के द्वारा किस प्रकार से मिश्रित, चित्रित, मुक्त और बंद प्रश्नों के द्वारा विद्यार्थी का आकलन किया जाता है, इसका अध्ययन किया। समाजमिति विधि किस प्रकार से विद्यार्थी की सामाजिकता को बताने का कार्य करती है, उसके सहपाठी उसका किस तरीके से आकलन करते हैं और जिससे उसकी सामाजिकता का पता चलता है, इस संदर्भ में हमने चर्चा की। जीवन इतिहास विधि, जिसे कि व्यक्ति इतिहास विधि भी कहा जाता है और इसे केस स्टडी के रूप में भी जाना जाता है, किस प्रकार से यह विधि कक्षा के असामान्य, समस्यात्मक या कुसमायोजित बालक का सहयोग करती है और कक्षा की समस्यात्मक, असामान्य वातावरण को समायोजन के योग्य बनाती है और अधिगम की प्रक्रिया को आगे लेके जाती है। आइए जानते हैं इससे आगे की जो विधि हमने अध्ययन की, अंतर्दर्शन विधि के बारे में। हमने अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत अध्ययन किया कि इसमें आत्मसंप्रत्य तक लेके जाना अधिगम का कार्य है और जब अधिगम के दौरान विद्यार्थी यह आकलन कर रहा होता है कि अध्यापक जो उसे पढ़ा रहा है वह उसको समझ आ रहा है, तो यह बात वह आत्मदर्शन के माध्यम से ही समझ पाता है। अर्थात आत्मदर्शन आपको दो रास्ते दिखाता है। एक तो है कि हाँ ये सही है, दूसरा कि नहीं इससे भी और अच्छा हो सकता है या मुझे ये करना चाहिए। तो आत्मावलोकन का कौन सा पक्ष हमें स्वीकार करना है, कितना पक्ष स्वीकार करना है, ये निर्भर करता है कि आप आत्म संप्रत्य की जागृति की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि बिना आत्मावलोकन के कोई भी क्रिया संभव नहीं हो सकती है। वुंट महोदय ने और उनके शिष्य टिचनर महोदय ने इसको डेवलप किया और वर्तमान में भी यह विधि हमारे दैनिक जीवन में हमारे प्रयोग में आती है। हम अपने आत्म विवरण को या तो डायरी में सजा के रखते हैं या हो सकता है अपने आत्मा की अभिव्यक्ति को हम कहानी के माध्यम से, गीत के माध्यम से या हो सकता है कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हों। तो ऐसी अभिव्यक्ति हमारे विचारों, भावों, हमारे व्यवहार, हमारी रुचि, हमारी अभिवृत्ति को अभिव्यक्त करने का कार्य करती है। अवलोकन करने से यह जानकारी प्राप्त होती है कि किन पक्षों में सुधार की आवश्यकता है, जीवन में सकारात्मकता का संचार हो रहा है या जीवन आपका नीरस बना हुआ है। नीरस से तात्पर्य है जब आप सामाजिक गतिविधियों में प्रतिभाग नहीं करना चाहते हैं, जब आपको एकांत में रहना पसंद आ रहा है, जब आपको लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसी अभिव्यक्ति स्वतः ही या तो आप डायरी लेखन जब कर रहे हों तो वहाँ आ सकती है, या आप जब किसी विचार को अभिव्यक्त कर रहे हैं तो वहाँ आ सकती है, आप कोई गीत गा रहे हैं वहाँ आ सकती है, आप कोई कविता लिख रहे हैं तो वहाँ आ सकती है। ऐसी स्थिति में जब आप लिखित दस्तावेजों का अवलोकन करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप ये चाहेंगे
कि कोई समस्या यदि नज़र आ रही है तो उसका अब निराकरण किया जाना चाहिए। तो आत्मदर्शन विधि कहीं ना कहीं आत्मालोकन के आधार पर जो दस्तावेजीकरण किया गया है उसके आधार पर विद्यार्थी को सुधार के लिए अवसर प्रदान करती है। वह स्वयं का आकलन करता है और अपने अधिगम को व्यवस्थित करने के लिए अपना मार्ग बनाता है। जैसे किसी विद्यार्थी के पढ़ाई ना करने से उसके परीक्षा में कम अंक आ जाएं, तो स्वाभाविक है कि जब वो अपने अंकों का अवलोकन करेगा तो अंकों का अवलोकन करने के बाद उसकी आत्मा उसे बताएगी कि नेक्स्ट परीक्षा में अच्छा करना है, क्योंकि अगली बार अगर अच्छा नहीं किया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं में आपने कहाँ त्रुटि कर ली है, क्या कमी रह गई, ये सारे विचार आपको कहाँ से आ रहे हैं? आत्मदर्शन के माध्यम से ही तो आ रहे हैं। तो ये आत्मदर्शन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं अधिगम में हो रहे जो परिवर्तन हैं, अधिगम में आ रहे जो अवरोध हैं, उनका अवलोकन करती है और उसमें सुधार के लिए आपको सुझाव प्रदान करती है। तो इसीलिए यह भी आकलन का एक उपकरण बन जाता है। नेक्स्ट विधि है रेटिंग स्केल, श्रेणी मापनी जिसे कहा जाता है। आप वर्तमान में यह तो देखते ही होंगे कि जो भी वस्तु आप ऑनलाइन माध्यम से खरीदते हैं तो उसमें आपके फ़ोन में डायरेक्ट उस वस्तु से संबंधित फीडबैक लेने के लिए आपके पास मैसेज आ जाता है और आपको कहा जाता है कि आप रेट प्रोवाइड कीजिए। तो रेट प्रोवाइड करना क्या है? उस वस्तु की क्या उपयोगिता आपके लिए रही है उसकी श्रेणी आपसे पूछी जाती है। क्या वो आपके लिए बहुत लाभदायक थी? क्या आप उसे दोबारा लेना पसंद करेंगे? आपको उसकी पैकिंग अच्छी लगी कि नहीं लगी? आपको वो वस्तु अट्रैक्टिव लगी कि नहीं लगी? आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए और आपको कहा गया कि अब इसमें आप क्या दीजिए, टिक लगाइए और हमको फीडबैक भर के प्रोवाइड कीजिए। तो ये फीडबैक क्या है? वो रेटिंग है। किस चीज़ की रेटिंग? उस वस्तु की रेटिंग, उसकी कितनी गुणवत्ता थी आपके लिए। तो ठीक वैसे ही जब विद्यार्थी अधिगम कर रहा होता है तो उसके अधिगम के लिए भी कुछ स्तर निर्धारित किए जाते हैं कि विद्यार्थी बहुत अच्छा कर रहा है, विद्यार्थी सामान्य स्तर से सीख रहा है, विद्यार्थी में कोई उन्नति नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में कुछ या तो संख्याएं निश्चित कर दी जाती हैं रेटिंग देने के लिए, या कोई बिंदु निश्चित कर दिए जाते हैं जिन बिंदुओं के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि विद्यार्थी अधिगम में उन्नति कर रहा है या वह अधिगम में पिछड़ रहा है। जैसे परीक्षा देने के पश्चात आपके लिए श्रेणियां निश्चित की गई हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो ये श्रेणियां क्या हैं? ये भी तो रेटिंग है एक प्रकार का, कि आपने जो अधिगम किया आप किस रेटिंग पे आ रहे हैं, आपकी श्रेणी क्या है, आपका स्तर क्या है। तो आप फर्स्ट आए तो आपकी श्रेणी प्रथम हो गई, आप सेकंड आए तो आपकी श्रेणी सेकंड हो गई, आप थर्ड आए तो आपकी श्रेणी थर्ड हो गई। और उसको डिफाइन कर दिया गया कि फर्स्ट का मीनिंग क्या है, कितनी परसेंटेज वाला फर्स्ट आएगा, सेकंड का मीनिंग क्या है, कितनी परसेंटेज वाला सेकंड आएगा, और थर्ड का मीनिंग क्या है, कितनी परसेंटेज वाला थर्ड आएगा। तो रेटिंग स्केल जो कि संख्याओं में या मैं कहूँ किसी बिंदुओं पे लिया जा रहा है, इससे आप आंकड़े एकत्रित करते हैं और एकत्रित आंकड़ों के आधार पर आप सांख्यिकी विश्लेषण करके रिजल्ट निकाल के व्यक्ति को दर्शा सकते हैं। जैसे कोविड-19 आया तो कोविड-19 में आपने देखा रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ली जा रही थी लोगों से, और वो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन माध्यम से हम प्रोवाइड कर रहे थे। तो जो प्रोवाइड की जाने वाली इन्फॉर्मेशन थी उसका क्या किया गया, उसका डाटा एनालिसिस करके रिजल्ट बताया जा रहा था। कैसे यह पता चल रहा था कि किस राज्य में सबसे अधिक कोविड के पेशेंट मिल रहे हैं,
वो भी एक प्रकार का क्या था, रेटिंग था, रेट जा रहा था, जो डाटा था कि आपको आपके फ़ोन में स्वास्थ्य से संबंधित ऐप क्रिएट कर दिया गया। आपको बताना था, आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो आपको अपनी रिपोर्ट उसमें बतानी थी कि भाई आप कोविड पॉजिटिव नहीं, आप कोविड नेगेटिव हैं। तो ऑनलाइन जो सारा इन्फॉर्मेशन जा रहा था, वो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आप रेटिंग ही तो प्रोवाइड कर रहे थे हर बात के लिए। तो जो रेटिंग आप दे रहे थे उसके आधार पे डाटा निकल के आ रहे थे और वो डाटा इन्फॉर्मेशन बन के पूरी सोसाइटी में प्रोवाइड कर दी जा रही थी। तो अधिगम के दौरान भी आपकी प्रत्येक क्रिया के लिए, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि आपका जो आंतरिक मूल्यांकन होना है उसमें केवल आप ये मत सोचिए कि आपने कार्य लिख कर दे दिया है तो आपकी मार्किंग हो जाएगी। नहीं, आपकी हर एक गतिविधि, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी है, को करिकुलर एक्टिविटी है, या कोई कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग करना है, किसी क्रिया को करना है, कहीं पे आपका कोई व्यवहार है, वो सारी चीज़ों को काउंट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये रेटिंग का ही तो पैमाना बना रखा है कि केवल ऐसा मत समझिए कि लिख के काम करके और हमने बहुत अच्छा किया। आप दैनिक उपस्थिति में आप हैं कि नहीं हैं, दैनिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स रेटिंग के ही पॉइंट तो हैं। आप कितने अच्छे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरीके से कर रहे हैं, अध्यापक उन बिंदुओं को अपने संज्ञान में, अपना दस्तावेजीकरण में जब संभाल के रख रहा है तो वो सारे पॉइंट रेटिंग स्केल के पॉइंट बन रहे हैं, जो कि आपके आकलन करने में सहयोग प्रदान करते हैं ताकि आपका वास्तविक मापन और मूल्यांकन किया जा सके। आपको जब बताया जाता है कि आपको सुधार करने की आवश्यकता है, आप अपनी दैनिक उपस्थिति नहीं दे रहे हैं, आप बहुत अनुपस्थित रह रहे हैं, आप पढ़ाई के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये सारे बिंदु जो आपको फीडबैक के रूप में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यदि आपने उस पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया, आपने जो क्रिया अध्यापक ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपने उन क्रियाओं की तरफ ध्यान देना प्रारंभ कर दिया, इसका अर्थ है आप अपने व्यवहार का परिमार्जन कर रहे हैं। और जब आपका व्यवहार परिमार्जित हो रहा है तो अध्यापक भी उस पॉइंट्स को क्या कर रहा है, इरेज करने पे लगा हुआ है। और आप रेटिंग के पैमाने में जो सबसे डाउन थे, अब धीरे धीरे आप अप होने लगे हैं, आप अध्यापक की नज़र में आने लगे हैं, आपकी क्रियाएं अध्यापक की नज़र में आने लगी हैं। तो आपका जो आकलन किया जा रहा था वो आकलन क्या हो गया, सफल हो गया है। इस आकलन मापनी का, या मैं कहूँ रेटिंग स्केल का जो कंस्ट्रक्शन किया वो गिलफर्ड महोदय ने 1959 में और फ्रीमैन महोदय ने 1962 में रेटिंग स्केल को बनाया। और आज आप देख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किस तरीके से रेटिंग स्केल जा रहा है। हर क्रिया में फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, टिप्पणियाँ जिसे आप कहते हैं, और वो टिप्पणियाँ कहीं ना कहीं सुधार के लिए होती हैं। जो सुझाव दिए जाते हैं वो सुधार के लिए होते हैं ताकि हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में हम अच्छे से अच्छे तरीके से उन्नतशील बन सकें। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है प्रक्षेपण विधि, प्रोजेक्शन मेथड इसे कहा जाता है। प्रोजेक्शन या प्रोजेक्ट भी इसको आप कह सकते हैं। इसका अर्थ होता है आरोपित करना या आरोहण करना, किसी पे थोपना जिसे हम कहते हैं। मान लीजिए आपने बचपन में देखा होगा कि आप खुले आसमान के नीचे सोए हुए हैं और सामने वाले ने कहा कि आसमान में वो बादल को देखो, बादल कैसे लग रहा है। तो किसी बच्चे को तो बादल में हाथी दिखाई दिया, किसी को उसमें फूल दिखाई दिया, किसी को उसमें राक्षस दिखाई दिया, तो किसी को उसमें हंसता हुआ हम कहें कार्टून दिखाई दिया है। इसका अर्थ क्या है, चार तरीके के व्यक्तित्व तो वहाँ पे बैठे हुए थे और चारों ने अपने अपना जो उनको बादल में स्वरूप दिखाई दे रहा है
वो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि बादल अपनी जगह पे अपने एक ही स्वरूप में है, लेकिन 4 लोगों को वो 4 तरीके से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या किया गया, आपके जो आसमान के नीचे वाला पोजीशन है, आसमान को आप में प्रोजेक्ट किया गया, आपको क्या दिखाई दे रहा है ऐसी स्थिति में। ठीक वैसे ही जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आप, अध्यापक ने आपसे प्रश्न पूछा और प्रश्न पूछने के बाद कहा कि अब इसका आंसर दीजिए, तो आप प्रश्न को आप पे क्या किया गया, प्रोजेक्ट किया गया है। प्रोजेक्ट करने का तात्पर्य है कि अब आप उसके बारे में क्या विचार रखते हैं, आप उसकी कैसी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, उसका आकलन किया जाए। जब क्वेश्चन को आप में प्रोजेक्ट किया गया, यानी कि आप में आरोपित किया गया या आपको दिया गया है, तो जब पढ़ा रहे थे तो तब आप चेतन अवस्था में थे। हो सकता है कि आपको जब पढ़ाया जा रहा था तो आपका शरीर तो कक्षा में बैठा हुआ है, लेकिन आपका मन कहीं और गया हुआ है, तो आपने कुछ सुना ही नहीं, किंतु कुछ शब्द थे जो आपके कानों पे पड़ गए। तो क्या जो पूरा का पूरा प्रकरण है वो ऐसा तो नहीं कि अचेतन पार्ट में चला गया है, क्योंकि आपने 3 स्तर पढ़े हैं चेतना के, चेतन स्तर, अर्धचेतन स्तर और अचेतन स्तर। चेतन स्तर में आप जब कक्ष में प्रकरण आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपने कितना उसको ध्यान दिया। कुछ समय के बाद ही जब आप अगले प्रकरण पे गए तो अर्धचेतन में चला गया, और हो सकता है कि आप 10 दिन तक कक्षा में ही नहीं आए तो सारा का सारा प्रकरण अचेतन पार्ट में चला गया। तो ऐसी स्थिति में वही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आपके पास आ जाए तो जितना आपने सुना, जहाँ तक आपका ध्यान रहा, वो चेतन अवस्था थी जो कि अर्धचेतन में गई हुई है प्रतियोगी परीक्षा में, उतना आपको ध्यान आएगा। किंतु अंतिम जो उसका आंसर था उस समय आप अनुपस्थित हो गए उस दिन जब महत्वपूर्ण प्रकरण चलना था। तो ऐसी स्थिति में वो अचेतन में गया और वहाँ से अब वो कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आप उस दिन उपस्थित ही नहीं थे। तो ठीक ऐसी ही स्थिति में कि आपका शरीर तो वहीं था लेकिन आपकी आत्मा कहीं और गई हुई थी, तो आपने प्रश्न का जवाब क्या दिया, ऐसे गोल मोल घुमा दिया, और गोल मोल घुमाने से ही अध्यापक को पता चल गया कि आपका अटेंशन कक्षा में नहीं बना हुआ है। अध्यापक को पता चल गया कि विद्यार्थी शरीर से तो यहाँ पे है लेकिन कहीं और गया हुआ है। तो अध्यापक आपको, क्योंकि वो समझ चुका था कि विद्यार्थी जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहा है, आपका अटेंशन वापस लाने के लिए अध्यापक ने आप में प्रश्न को क्या कर दिया, आरोपित कर दिया है, आपको पूछ लिया है, जिसको आप थोपना भी कह सकते हैं। तो जब आप पे कोई चीज़ थोपी जाती है तो आप उसमें कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, आपका चेतन पार्ट, अर्धचेतन पार्ट, अचेतन पार्ट कैसा रिस्पॉन्स उसमें कर रहा है, उसका आकलन किया जाता है। आपके क्या विचार हैं उस चीज़ के संबंध में, उस चीज़ का आकलन किया जाता है। आप जानते हैं कि 100% में से केवल 10% ही चेतन पार्ट में रहता है और 20% आपका अर्धचेतन पार्ट में रहता है और 70% आपका अचेतन पार्ट में चला जाता है। तो 70% तो आपका ऐसा है जो वापस नहीं आ सकता है 100% का, किंतु 20% को आप वापस लेके आ सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि पूरी जब आप कक्षा पढ़ रहे होते हैं तो पूरी कक्षा का 10% ही आप ग्रहण करते हैं, 20% आप संभाल के रखते हैं कि जब उपयोगी होगा तब हम निकाल लेंगे उसको, और जब उसका भी उपयोग नहीं होता है तो वो 70% में ही क्या हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है, फिर अभी का लिया हुआ ज्ञान 20% में चला जाता है। तो इस प्रकार से 10% में आपकी अभिव्यक्ति क्या है, आपके विचार क्या हैं, आप क्या सोच रहे हैं, इन सब का आकलन किया जाता है, और बार बार आपका आकलन विभिन्न गतिविधियों, विभिन्न दायित्वों को आपको देकर किया जा रहा होता है। आपको सवाल करने के लिए दे दिया गया कि आइए बोर्ड पे सवाल कीजिए, तो ये क्या है, ये भी एक तरीके का
प्रोजेक्ट है, जिसको प्रोजेक्शन किया जा रहा है, आप पे प्रक्षेपित किया जा रहा है। आपको कक्षा कक्ष में कहा जाता है कि कक्षा कक्ष में आप वार्तालाप के माध्यम से डिस्कशन कीजिए, विचारों का आदान प्रदान कीजिए। आपको प्रस्तुतिकरण के लिए कह दिया जाता है, तो प्रस्तुतिकरण भी क्या है, एक तरीके का प्रक्षेपण ही तो है, जिसमें प्रकरण आपके पास है, आप प्रकरण के बारे में क्या विचार रखते हैं, आपके प्रकरण के बारे में क्या दृष्टांत है, आप कैसे विद्यार्थियों को उसको समझाएंगे, विद्यार्थी आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आप कैसे उसका समाधान करेंगे। तो प्रोजेक्शन मेथड भी आकलन का एक क्या है, उपकरण है, जो कि आपके अधिगम को बढ़ाने का कार्य करता है। प्रक्षेपण विधि में आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति प्रेरित, जिसे कि उत्तेजक भी कहा जाता है, जिसको कि आप मोटिव भी कह सकते हैं, जिसको कि आप स्टिमुलस भी कह सकते हैं। आपने स्किनर, थॉर्नडाइक, पेवलोव महोदय का थ्योरी पढ़ी, तो उसमें आपने देखा कि अनुक्रिया करने के लिए किसी उत्तेजक का होना आवश्यक है। ठीक वैसे ही आपके क्या विचार हैं, आपके क्या दृष्टिकोण हैं, आपकी क्या आकांक्षाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं, इनको जानने के लिए आपको प्रेरित किया जाना आवश्यक है। तो प्रश्न जब पूछे जाते हैं, चाहे आप प्रस्तावना प्रश्न पूछ रहे हैं, चाहे आप बोधात्मक प्रश्न पूछ रहे हैं, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सारे प्रश्न, पुनरावृत्ति के प्रश्न आपके विचार, आपके दृष्टिकोणों को जानने के लिए ही तो पूछे जा रहे हैं, वो आप पे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। आप जब एक्सप्लेन करते हैं, जब अभिव्यक्ति करते हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस, अपने जो फीलिंग्स हैं, उनको उस समय प्रकट कर रहे होते हैं कि क्या अंडरस्टैंड किया हमने, हमारा बोध का स्तर क्या है, मुझे कितना नॉलेज हो गया इस चीज़ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर रहे होते हैं, अनुक्रिया के रूप में अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। प्रोजेक्शन मेथड के माध्यम से आपके अचेतन जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको क्रिएट किया जाता है। आपको कह दिया जाएगा कि आप यहीं हो कि कहीं और पहुँचे हुए हो, नहीं कर इस क्रिया पे विशेष ध्यान दोगे, अधिगम नहीं करोगे, तो इसका ये दुष्परिणाम आपके सामने आएगा, जिससे कि आपका कैरियर आप क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो ये कौन सा पार्ट है जो आपके सामने आपको दिखाया जा रहा है, आपके अचेतना में गया हुआ पार्ट। अगर स्टूडेंट अपनी कैरियर के लिए अपने स्टडी पे ध्यान नहीं देगा, अपने कैरियर की प्लानिंग पे ध्यान नहीं देगा, तो उसका कैरियर उससे क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, और वो इन चीज़ों को भूलता जा रहा है। उसको मान लीजिए 2 ईयर का बीएड आप कर रहे हैं और आपने कहा कि हम 2 वर्ष के लिए आए हैं, आनंद मौज मस्ती करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे, किंतु एक अध्यापक बनने के लिए जो जो आवश्यक था, उन बिंदुओं के प्रति आपने ध्यान ही नहीं दिया, उसके प्रति आप सचेत ही नहीं हुए। तो बाद में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ डिफ़िकल्टी आनी शुरू हो जाएगी, और डिफ़िकल्टी आनी प्रारंभ हो गई तो आप तब सोचेंगे कि मैं कौन सी पुस्तक पढूं, मैं कहाँ कोचिंग लगवाऊं, मैं कौन से ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म में जाऊं जहां से मुझे सहयोग मिलेगा, कौन व्यक्ति है जो मुझे समझा पाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ जा चुके हैं, अचेतन पार्ट में जा चुके हैं। जबकि इन 2 वर्षों में ही आपको अपने कैरियर के लिए अगर टीचिंग के फील्ड में आना है, तो टीचिंग की बारीकियों को, शिक्षण के जो बारीकियां हैं, जो उसके बिंदु हैं, उनको गहनतापूर्वक समझना और अपने अध्यापकों से डिस्कस करना अत्यधिक आवश्यक है, जिससे कि आप ये ना कहते फिरें कि कौन सी किताब ली जानी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करने के लिए, एक टीचर बनने के लिए, पेडागॉजी के लिए मैं कौन सी किताब खरीदूं, मैं अपने शास्त्र की कौन सी किताब लूँ, क्योंकि मैंने शास्त्र तो पढ़ लिए, लेकिन शास्त्र के अंदर का जो प्रकरण है उसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो अपने विषय का विशेषज्ञ आपको होना पड़ेगा। अपने विषय की जानकारी, उसका प्रकटीकरण, उसका अभिव्यक्तिकरण
आपके अंदर होना चाहिए। कौन सी टेक्निक्स, कौन सा मेथड मैं टीचर बनते हुए प्रयोग में लेके आऊँगा। तो अध्यापक जब आपको अवसर दे रहे होते हैं, उस अवसर का आपको अधिक से अधिक क्या उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। तो प्रक्षेपण का ये अर्थ तो हमने ले लिया कि हम पे थोपा जा रहा है। थोपा जा रहा है इसका अर्थ है बर्डन डाल दिया गया है, और उसको बर्डन समझ के ही हम किसी क्रिया को कुशलतापूर्वक नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पे थोपने का अर्थ भार से नहीं है, बल्कि थोपने का अर्थ है आप उस क्रिया के बारे में अच्छे से प्रतिक्रिया करना सीख सकें। अगर वो क्रिया करनी नहीं आ रही है, हम त्रुटिपूर्ण ही करें, लेकिन हम प्रयास आवश्यक रूप से करें, क्योंकि जब हम त्रुटियां करेंगे तभी हमें सुधार के लिए सुझाव प्राप्त होंगे। तो प्रोजेक्शन मेथड यहाँ पर काम आता है कि आपको क्या सुझाव दिया जाना चाहिए, आप कितने सुधार की आवश्यकता आप में है। इसीलिए आपके लिए फीडबैक की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो प्रोजेक्शन मेथड में, क्योंकि ये पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ एक विशिष्ट मेथड है पर्सनैलिटी मेजरमेंट का, तो इसमें कुछ टेस्ट हमारे पास आते हैं, जैसे कि शब्द सहचर्य परीक्षण है, सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट इसे कह सकते हैं। इसमें शब्द के बारे में आप क्या सोचते हैं, शब्दों की पूर्ति आप करते हैं, वाक्य पूर्ति परीक्षण भी इसको एक और यहाँ पे आ जाता है। रोशाक स्याही धब्बा परीक्षण है, आपने बचपन में अगर इंक से कार्य किया हो, इंक पेन से कार्य किया हो, तो इंक में रस्सी को डुबाया जाता था और आप अपनी कॉपी के मध्य में उसे रख देते थे और कॉपी को बंद करके फिर उसे खोल के देखते थे तो क्या आकृति बनी हुई है, या कॉपी में रस्सी रखने के बाद उसे खींच देते थे तो क्या आकृति बनी हुई है। तो जो आकृति आपको दिखाई दे रही है वो आपकी अभिव्यक्ति है, आप क्या सोच रहे हैं। विषय आत्मबोधन परीक्षण, आत्मबोधन यानी कि आप क्या सोचते हैं, आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, इससे संबंधित। बाल संप्रत्य परीक्षण, बाल मन में क्या चल रहा होता है, क्या क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं। दोबारा यहाँ पे स्वतंत्र शब्द सहचर्य परीक्षण आ गया है कि किस तरीके से शब्द अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। इससे संबंधित ये प्रश्न व्यक्तित्व को दर्शाने का कार्य करते हैं। तो प्रक्षेपण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें कि आप दायित्व को धारित करके, दायित्व में अपनी अनुक्रिया को प्रदर्शित करके, अपनी अनुक्रिया के माध्यम से अपने व्यक्तित्व में सुधार लाते हैं, अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं, और कहीं ना कहीं आपको अपनी कमियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। और जब आपको जानकारी प्राप्त होती है तो जानकारी के अनुसार अब आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप अपने में सुधार करना प्रारंभ कर दें। तो इसका तात्पर्य क्या है, प्रोजेक्शन मेथड से अध्यापक शिक्षण के दौरान आ रही समस्याओं को क्या कर सकता है, समाधित कर सकता है। वह ऐसे समस्यात्मक वातावरण क्रिएट करने वाले विद्यार्थियों को उनके अधिगम से जोड़ सकता है। तो ये आपका एक और मेथड है आकलन का। तो आज इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।